paper, and this optional is very easy in scoring. The reason I will explain you how it is easy in scoring. Anthropology literally means anthropology, ये literally is a study of man, is the study of अच्छा, a study of man oblique human being, बोल देंगे जोर से. Anthropology literally means a study of man. Man means human being, man and woman both. So anthropology का literal meaning जो है वो a study of man है. देखो, we all are human man, ठीक है, और हम अपने बारे में पढ़ते हैं. Anthropology a study human being means you study about yourself. A famous anthropologist A.E. Howell, he is a very famous anthropologist, है ना. इनका कहना है कि द मटेरियल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज अवेलेबल नॉट इन द बुक्स, नॉट इन द लाइब्रेरी, बट इन मैन हिमसेल्फ. आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपके अंदर की चीज़ें हैं, आपके संबंधित हैं. सो है ना. सो एंथ्रोपोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं आप उससे अवेयर हैं, केवल उसका पढ़ने का तरीका आपको सीखना है. एंथ्रोपोलॉजी हम आगे, है ना, इनका कहना है कि जो मटेरियल एंथ्रोपोलॉजी का है वो आपके अंदर ही है. यू स्टडी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना. सो यू आर फैमिलियर विद द टॉपिक्स, ठीक है. चलिए, तो अब आ जाओ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे. और फिर देखो, मैन का हम होलिस्टिक स्टडी करते हैं. दे आर सो मेनी डिसिप्लिन. मैन के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. आखिर एंथ्रोपोलॉजी उन सब से अलग कैसे है? एक शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना. एंथ्रोपोलॉजी और जो विषय हैं उसमें फ़र्क यही है कि एंथ्रोपोलॉजी का हम लोग 5 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. ये सब्जेक्ट को हम देखें और देखो, मैन का जो डायमेंशन है, हम जो पूरा सिलेबस आपका है ये 5 पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. देखो यार, बी ए गुड थिंकर. आईएएस करना है ना तो लर्नर नहीं, थिंकर बनना है. आप हर चीज़ पर सोचो. देखो, ये हमारा शरीर है, दिस इज बायोलॉजिकल इंडोमेंट. 50% जीन मदर से आया, 50% फादर से आया. तो बी फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बायोलॉजिकल बीइंग है. आपका सिलेबस में बायोलॉजिकल टॉपिक है ना, उसमें आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन के बारे में, हम मैन कैसे आए दुनिया में, है ना. तो आपका टॉपिक दिया हुआ है कि वी आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड ने नहीं बनाया, वी आर प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. आपका टॉपिक लेमार्क है, डार्विन है, ये सब के बारे में पढ़ना है. फिर हम ये बताते हैं कि हम लोग किससे नज़दीक हैं. मंकी से नज़दीक हैं कि एप से नज़दीक हैं. एप मतलब बिना पूंछ का बंदर, वो एप है. बहुत एप में मतलब कि तो हम लोग एप से नज़दीक हैं. फिर आपको है फोसिल मैन. फोसिल जो है ना टॉपिक, वो हमारे एंसेस्टर है. सबको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे. तो मैन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजिकल बीइंग हैं. क्लियर हुआ? अब जो बायोलॉजिकल बीइंग है इसकी आवश्यकताएं हैं, जैसे हंगर है, थ्रस्ट है, सेक्स है. टू सेटिस्फाई दिस बायोलॉजिकल नीड्स हमने क्या बनाया? सोशल लाइफ, ठीक है ना. अब सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज होना चाहिए. जैसे जानवरों का लाइफ जो है सोशल नहीं है, मतलब बंदर और मतलब और जो भी हैं उसमें और हम लोग में क्या अंतर है? हम लोग सारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति नियम पूर्वक करते हैं. तो उसके लिए कल्चर डेवलपमेंट हुआ. तो मानव का कल्चरल लाइफ है, जीने के लिए लाइवलीहुड होना चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ है और पॉलिटिकल लाइफ. पूरा सिलेबस ये 5 पार्ट में बटा हुआ है.
अगर हम शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन करें, हम फिर इस पर आएंगे एक बार, तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना। एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें हम ये 5 पॉइंट यूज करते हैं: बायोलॉजिकल, सोशल, ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 5 पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये 5 पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अगर हम सोशोलॉजी की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें हम 5 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। हम लोग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, हाँ, साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजी में आपको बायोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिटिकल उसमें नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटी का स्टडी करते हैं ज़्यादा है, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का। मतलब एंथ्रोपोलॉजी ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानव का होलिस्टिक स्टडी करते हैं, उसके हर डायमेंशन का हम स्टडी करते हैं। क्लियर? अब ये तो हम आपको शॉर्ट हैंड आपको बताए कि एंथ्रोपोलॉजी मानव का स्टडी करता है, मानव के 5 पहलू का स्टडी करता है ना। हम ये भी बताएंगे कि इसमें 5 में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों, ठीक है। लेकिन अब हम बैक चलते हैं। देखिए, हमारे पढ़ाने का अप्रोच है स्किल डेवलपमेंट फॉर आंसर राइटिंग। माने ये नहीं कि आज पहला क्लास है, पहला क्लास में ही हम आपको जो पढ़ाएंगे उसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो होल क्लासेस में हम दोनों साथ साथ चलाएंगे, है ना। हम टॉपिक को बताएंगे और टॉपिक को हम कैसे लिखेंगे इस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि पढ़ने का मेन पर्पस आपका क्या है? आंसर राइटिंग। यू आर नॉट स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी फॉर नॉलेज, फॉर मार्क्स, नंबर लाने के लिए। ऑलवेज ध्यान रखना है, एकदम बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रखना है कि हमने इतना लेबर इन्वेस्ट किया, हमको इतना रिटर्न आना चाहिए, इतना हमको मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि मेन जो पर्पस है वो मार्क्स है, ठीक है ना। इसे पर्पसिव शुरू से ही आप देखोगे कि बहुत लड़के हैं कि कोचिंग कर लिए, अगर कोई टॉपिक का क्वेश्चन वो देखता, बहुत सारे पढ़ाने वाले क्वेश्चन बच्चे को दिखाते ही नहीं है। हम शुरू से आपको क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आपका टॉपिक फिनिश हुआ, उस टॉपिक पर प्रीवियस क्वेश्चन जो यूपीएससी दिया है वो सारा का डिक्टेशन क्लास में, और टेस्ट सीरीज का हवा इन्होंने क्रिएट कर दिया है ना। बेसिक पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते समय कहेंगे टेस्ट सीरीज में आपको बताएंगे, और टेस्ट सीरीज का जब आएगा तो बोलेगा कि अच्छा बाद में करा देंगे, माने आप गए। वो नहीं, लर्निंग एंड आंसर राइटिंग शुड गो टुगेदर, दोनों साथ साथ चलाएंगे हम। तो आइए, आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, ये क्वेश्चन 2017 का है। तो हम आंसर ये सब चीज़ ये सब फिर हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको, है ना। लेकिन अब हम आते हैं एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन करें। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी को हम कई पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। आपको 5 दिन का क्लास फाउंडेशनल क्लास होगा। जैसे बहुत सारा कोचिंग क्या करता है ना कि मैरिज टॉपिक शुरू करता है, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। हम मैरिज टॉपिक, फैमिली टॉपिक 6-7 दिन के बाद कराएंगे आपको। पहला हम फाउंडेशनल क्लास लेंगे। फाउंडेशनल क्लास का मतलब है कि जब तक आप, है ना, फाउंडेशनल क्लासेस, ये क्लासेस है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, है ना, इसका मेथड क्या है, मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मेथड, गोल, है ना, इसका गोल क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है ना, ये सब चीज़ पहले बता देंगे, तब एंथ्रोपोलॉजी के हम सब्जेक्ट टॉपिक पर शुरू करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री नहीं है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी में हम दुनिया के सभी लोग का स्टडी करते हैं, हिस्ट्री में भी दुनिया के सभी लोग का स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में मेथड, हिस्ट्री का मेथड नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी का अपना मेथड है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। हिस्ट्री डज नॉट हैव इट्स टिपिकल मेथड, एंथ्रोपोलॉजी का
अपना टिपिकल मेथड है, एक पर्सपेक्टिव है होलिस्टिक, मेथड हम लोग का कंपेरिजन, तो एंथ्रोपोलॉजी का एक मेथड है। ये सब चीज़ बता देंगे ना, तभी जैसे ये सब बिना जाने अगर आप पढ़ोगे आगे, क्वेश्चन ऐसा देगा कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्या लिखना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपको जिसमें आपको दिया नहीं रहता है कि आपको लिखना क्या है। अब उस जगह पर आप उसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपको दे दिया कि नोट्स लिखिए 200 वर्ड में, ग्रुप एंड एसोसिएशन, तो आपको पता नहीं है कि भाई क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, है ना। इसमें दिया है कि नोट्स लिखिए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दो चीज दिया है, रिलीजन मैजिक। तो ऐसे क्वेश्चन आ देगा कि आपको टॉपिक है रिलीजन मैजिक, लेकिन इस पर नोट्स के दिया, अब क्या लिखना है, रिलीजन एंड मैजिक। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ये देता है कि आपको एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन में क्या लिखना है। देखो ये क्वेश्चन है 83 का, इसमें 3 चीज दिया है। पहला क्वेश्चन में इलोबरेट है ना, और दूसरा में क्या है, कमेंट, और तीसरा में क्या है, सब्स्टिएंट, है ना। ये तीनों में 3 शब्द हैं। जब को स्टेटमेंट सही रहता है क्वेश्चन तो देता है इलोबरेट, कमेंट तो ही रहेगा जहां स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, और तीसरा में क्या दिया है, सब्स्टिएंट, मतलब एग्जाम्पल या केस से सही देके प्रूव करना होता है। तो यूपीएससी में बहुत सारा क्या कहता है कि हमको टेस्ट ही देना है सर, आंसर राइटिंग करना है सर। तो ये सारा चीज़ हम आपको बिगिनिंग से ही बताते चलेंगे कि आंसर राइटिंग का कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है। यूपीएससी देगा, कहीं जस्टिफाई लिखेगा, कहीं डिस्कस लिखेगा, कहीं एक्सप्लेन लिखेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दे इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वहां पर आपको देखना होगा उस क्वेश्चन को लिखने के लिए ये मेथड जानना जरूरी है, ये पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें तो कुछ दिया ही नहीं। लिख दिया कि खाली राइट नोट्स, है ना, राइट नोट्स इन 200 वर्ड्स, तो ये दे दिया, नोट्स लिखो, अभी दिया ही नहीं है। जैसे और क्वेश्चन में देता है कि भाई इलोबरेट करो, सब्स्टिएंट करो, तो उस जगह के लिए आपको विषय के मेथड के अनुसार लिखना है, विषय के पर्सपेक्टिव के अनुसार लिखना है। क्लियर? इसलिए हम 5-6 क्लासेस फाउंडेशनल क्लास लेंगे, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अगर हमको आपको मैरिज पढ़ाएंगे ना तो आपको लग रहा है बहुत आसान है मैरिज। अरे भाई आपको ठगने के लिए नहीं, एक नया लड़का को आप इस तरह से मत ये करो कि उसको सही से सिखाओ ना। और एक बात है कि अगर आपको हम पढ़ा देंगे 3 महीना के जस्ट फ्यू डेज के बाद, कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जिस पर आपको जानकारी नहीं रहेगी, आप बता सकते हो कि इसमें ये चीज़ होगा। पढ़ाने का मतलब है मेरा कि आप हमसे इंडिपेंडेंट बन जाओ, आप में एक रीजनिंग डेवलप कर जाए, क्योंकि आईएएस इंडिपेंडेंट सर्विस के लिए जा रहे हो। आई वुड नॉट बी इन द योर एग्जामिनेशन हॉल। हर चीज पर तुम निर्णय ले सको कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। समझ गए ना? चलें अब हम शुरू करते हैं कि हम इसे कुछ लड़के कहते हैं ना कि आप डेमो क्लास और अभी जो फाउंडेशनल क्लासेस होगा वो सब आपको फाउंडेशन बिल्ड करेगा एंथ्रोपोलॉजी का, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है। जैसे केमिस्ट्री में H2SO4 है ना प्लस NaOH, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दिया जाए, या अगर किसी नोविस से पूछा जाए जो ये नहीं जानता है कि सिंबल क्या है, जो ये नहीं जानता है कि वैलेंसी क्या है, जो ये नहीं जानता है कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्डिंग क्या है ना। आप केमिस्ट्री में मैट्रिक आईए में ही पढ़े होगे तो ये सब पढ़े होगे। अगर किसी बच्चा जो एक वैलेंस सिंबल नहीं जानता है वो तो H2SO4 को ही समझेगा, क्या पता नहीं क्या, आ जाओ बेटो, है ना। अगर किसी बच्चे को H2SO4 दे दिया जाए जो सिंबल नहीं जानता है, वैलेंसी नहीं जानता है, उसके लिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन जो सिंबल वैलेंसी जानता है वो कहे कि तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। ये हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये चीजें देखो, क्वेश्चन इज नॉट इजी और डिफिकल्ट,
क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट नहीं होता है, ये निर्भर करता है कि आपके पास नॉलेज कैसा है, इन योर माइंड आपके पास नॉलेज कैसा है। ठीक है, तो अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे, आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ डिफिकल्ट प्रश्न है। क्लियर? इसलिए हम शुरू करते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हम एंथ्रोपोलॉजी को कई पॉइंट ऑफ व्यू से, मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताएंगे, है ना। एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। फिर बताएंगे फ्रॉम मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ऑरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। ठीक है, वन बाई वन। तो हम अभी करते हैं सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन देता है, जैसे 2017 में पूछा है ना, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी। ये 2017 क्वेश्चन है, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो वेरियस डेफिनेशंस किताब में मिलेगा, वेरियस डेफिनेशंस। जैसे है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन। आप लिखते जाओ, मैन एंड हिज वर्क्स। तीसरा डेफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन इन टाइम इन स्पेस। और चौथा है ना, एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर ऑफ मैन। ठीक है, ये 4 डिफिनेशन आपने लिख लिया। तो इसके अलावे भी दे आर बिसाइड दिस डिफिनेशन दे आर मेनी मोर डेफिनेशंस। इसके अलावे भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। अब ये देखना है कि हम आंसर लिखने में यूपीएससी का गाइडलाइन क्या है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मैंने कहा ना कि माई पर्पस इज नॉट टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी फॉर सेक ऑफ नॉलेज बट फॉर सेक ऑफ मार्क्स आंसर राइटिंग। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी का गाइडलाइन आंसर राइटिंग में क्या है ये हम शुरू से ही देखेंगे। यूपीएससी गाइडलाइन है लेंथ नॉट, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। है ना। और दूसरा है कि आंसर जो होना चाहिए वो लॉजिकल, प्रिसाइज और लूसिड होना चाहिए। ये 3 वॉचवर्ड आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो होना चाहिए ना लॉजिकल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और लूसिड होना चाहिए। क्लियर? अब देखो ये 2 गाइडलाइन आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद और बता दें आपको कि एमए का जो एग्ज़ाम होता है एकेडमिक जो एग्ज़ाम होता है जैसे बीए, एमए, ये ज्ञान, ये नॉलेज का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ नॉलेज। अगर बीए में एग्जाम ये देते, आंसर लिखते कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो वहाँ 1 डिफिनेशन आफ्टर अदर डिफिनेशन, बुक्स का नाम, है ना,
जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका नाम देते जाते हैं अपना वन बाई वन, तो ज़्यादा आपको स्कॉलरी माना जाता है कि लड़का बहुत विद्वान है और मार्क्स ज़्यादा देगा, ठीक है ना। यूपीएससी जैसे एक मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे, बहुत फेमस प्रोफेसर हुए मुक्तिबोध, उनके बारे में कहा जाता है कि इन हिज एमए एग्जामिनेशन उन्होंने केवल एक आंसर लिखा। 4 घंटा का एमए का एक एग्जाम होता है सेटिंग का, तो इन हिज 4 आवर ही रिटेन ओनली 1 क्वेश्चन आंसर, एंड इन सारे पेपर उन्होंने ऐसा ही किया। और वो सारा जो आंसर है ना आज बुक्स में के फॉर्म में है, यूनिवर्सिटीज में चलता है। उनके आंसर पर सारे एग्जामिनर ने नोट भेजा कि एग्जामिनी जो है ना वो बेटर है एंड ही शुड बी अपॉइंटेड प्रोफेसर। कमेटी बैठाया यूनिवर्सिटी ने, उनको एमए का डिग्री दिया गया और उनको प्रोफेसर बहाल किए गए। और बाद में वो हिंदी साहित्य के मुक्तिबोध जो हैं बहुत फेमस क्रिटिक मतलब साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर वो आईएएस देते तो वो चयनित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो 5 क्वेश्चन है ये आपका 5 टाइप का प्रॉब्लम है, आप केवल एक ही प्रॉब्लम में उलझे रह गए। इसका मतलब कि आप प्रशासन के लिए हेडक, यू आर नॉट फिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नॉलेज नहीं, माने मुक्तिबोध ने तो नॉलेज का प्रदर्शन किया ना। यूपीएससी को ऐसे लोगों का नहीं चाहिए जो विद्वान हैं खाली। वो लिखता है कि लेंथ नॉट, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब ये नहीं कि आप ये सबको, वो टेस्ट क्या करता है एनालिटिकल एबिलिटी का। मतलब यूपीएससी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर बहाल कर रहा है और इसका क्या है ना, इसका काम क्या है, टू पास ऑर्डर। इसमें क्या होना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिक के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर, वो रीजनिंग के आधार पर है ना रीजनेबल डिसीजन लेना चाहिए, उसको रीजनेबल डिसीजन ले सके वो, है ना, डिसीजन इन प्रिसाइज वे, ये ध्यान रखना है। मतलब उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए ज़्यादा। अब तो और देखो क्वेश्चन का पैटर्न, जो पहले क्वेश्चन 600 वर्ड में आते थे वो अब दे रहा है 200 वर्ड में, है ना। जैसे एक तो आंसर का रिपीटेशन होता है। देखो ये क्वेश्चन है स्टेट एंड स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आप देखोगे तो ये आया है 81 में, ये आया है 1994 में, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन 2014 में आया है। ये क्वेश्चन पहले जो था ना वो 500 to 600 आता था, लेकिन ये 2014 में जो आया है वो स्टेट एंड स्टेटलेस, वो केवल आपको आया है 200 वर्ड में। फॉर्मेट चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ आपके लिए, हर जगह अब पहले 8 क्वेश्चन पूछाता था 2000 तक, 2000 नहीं बल्कि 2011 तक 8 क्वेश्चन पूछता था। 2011 के बाद चेंज आया फॉर्मेट में, अब आपको 19 क्वेश्चन लिखना है, 19। मतलब ज़्यादा आप एक क्वेश्चन लिखे फिर दूसरा पर आज शिफ्ट करना होगा, ज़्यादा डिसीजन लेना है। जैसे ज़्यादा लिखना ज़्यादा आसान है, जैसे टेस्ट मैच खेलना ज़्यादा आसान है। ये एमए का एग्जाम है टेस्ट मैच टाइप का, ये क्या है T20। यूपीएससी जो है ना ये T20 है, ठीक है। यहाँ आपको वर्ड्स, जैसे T20 में टाइम बॉल लिमिट होता है, टेस्ट मैच में क्या है, हम आउट नहीं हो, डेविड क्या नाम था वो, रवि टाइप का वो लग जमे रहिए क्रीज पर, खाली आउट न होइए। तो वो ज़्यादा आसान खेलना है। लेकिन T20 डिफिकल्ट है, अगर आप रन नहीं बनाएंगे तैयो हार जाएंगे और रन बनाने के चक्कर में जल्दी आउट हो जा सकते हैं। तो यूपीएससी T20 है फॉर्मेट में। हाल के वर्षों में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी बढ़ा दिया, और जहां आपको हैव टू टेक डिसीजन, मतलब तुम्हारे पास मटेरियल है 600 वर्ड का, अब वहां उसको 200 वर्ड में लिखना है, सभी मटेरियल फैक्ट है। अब उसमें भी आपको हर जगह प्रायोरिटाइज करना होगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो ये हर जगह आपको फैक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे कि मेरे यहाँ अभी 5th चांस में एडमिशन लिया है एक लड़का, दूसरे कोचिंग से पढ़ के आया है। बहुत जगह लोग लिखवाते हैं, लड़का भी नेट उट से सब जगह से क्लियर कर लेता है, लेकिन वो नहीं लिख पाता है आंसर, क्योंकि आंसर लिखने में समस्या है, कम में लिखना। और आपके सभी फैक्ट है, लेकिन फैक्ट में भी किसको हम लिखें और किसको छोड़ें, दिस इज कोचिंग का पर्पस आपको यही है। हम आपको हर जगह बताएंगे कि ये 3 तरह के जो चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन आंसर जो लिखवाएंगे उसमें सब ये सब हम आपको बताते चलेंगे। बी ए गुड थिंकर, ठीक है ना। देखो बुक व्यू का टेस्ट है यूपीएससी, ये नॉलेज, ये बुक व्यू मतलब थियोरेटिकल व्यू, और ये जो है ना फील्ड व्यू का टेस्ट है। ये आपको 2012 में बुक व्यू और फील्ड व्यू 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लेना, हर चीज़ आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ये सारा हमको क्वेश्चन याद है। मतलब ईयर हो सकता है ईयर में हम इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन हम हर चीज़ बात करेंगे इन टर्म ऑफ क्वेश्चन। तो 12 में देखो आपको पूछा है ना बुक व्यू और फील्ड व्यू, है ना। बुक व्यू का मतलब है थियोरेटिकल नॉलेज, और फील्ड का मतलब है हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब वो एक्चुअली है कैसे। जैसे व्हाट इज कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर पर मोर देन 300 डिफिनेशन है, ठीक है। लेकिन हमारा जोर होगा कि हाउ कल्चर वर्क्स इन सोसाइटी, कल्चर सोसाइटी में कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन है, हम क्यों पढ़ेंगे इसको, है ना। तो हमको फील्ड व्यू पर पढ़ना है, हाउ कल्चर वर्क्स, समाज में वो कैसे ऑपरेट करता है, समाज के लिए उसका क्या यूटिलिटी है, ठीक है ना। तो थियोरेटिकल व्यू की अपेक्षा एप्लीकेशन ओरिएंटेड व्यू पर हम फोकस करेंगे। देखो एक समीर सौरभ ब्लॉक का पढ़ना, वो लड़का 3 बार इंटरव्यू से छटा था, झारखंड का लड़का था, है ना। और जब वो हमारे पास आया तो हम बताए भाई बहुत डिस्पेट था वो, अभी मध्य प्रदेश में IPS है, 127 रैंक आया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा आंसर जो है ना ये बुक व्यू पर है, खाली तुम मतलब कोई कंसेप्ट है तो उस पर बता दिया कि इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये कहा, इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या। अगर उनकी बातों को आप देखोगे तो मोर और लेस एक ही जैसा है, तुमने एनालाइज कहाँ किया। जैसे हमने कैटलॉग ऑफ डिफिनेशन दे दिया यहाँ, तो डिफिनेशन पर डिफिनेशन आप दे दिया, लेकिन एक्चुअली तुमने देखा कि इसमें बहुत सारी रिपीटेशन है, एनालाइज तुमने नहीं किया, एग्जाम्पल नहीं दिया, केस ऐसे नहीं दिया, रियलाइज किया कि हाँ ये अप्रोच गलत है मेरा। और मैंने उसको एक आंसर दिखाया ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया से, तो बोला कि नहीं देखो ये झारखंड के लोग नहीं जानते हैं कि इंडिया का एडवांस सेंटर ऑफ स्टडी दिल्ली नहीं रांची था, और ALP विद्यार्थी जो है ना ये वर्ल्ड रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ही वाज फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी। और रांची का जो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, जब तक विद्यार्थी रहे वो वर्ल्ड सेंटर था, रांची स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है उसको। लोग नहीं जानते हैं कि झारखंड का और छत्तीसगढ़ उड़ीसा का जो इलाका है ना, मुर्मू जैसे अभी प्रेसिडेंट बनी, तो ये ट्राइबल बेल्ट है और एंथ्रोपोलॉजी में फोकस हमारा ट्राइबल है। तो ये सब वर्ल्ड सेंटर था रांची। तो हमने उसको कहा कि तुम कैसे जानोगे भाई, हम तो यहाँ 2015 में आए, पटना में मैंने पटना में पढ़ाया, 87 से हम 2014 तक पटना सेंटर्ड रहे, लेकिन हम 15 में यहाँ आए तो हम बताए उसे तुम सभी प्रोफेसर से पढ़ चुके हो दिल्ली में, तो तुम कैसे मानोगे, आ जाओ, है ना। तो मैंने कहा कि हाउ कैन यू से कि हमने तुमको सही पढ़ाया, सही बताया, तुम्हारा करियर है, लास्ट चांस था उसका। तो मैंने कहा कि देखो ALP विद्यार्थी वर्ल्ड रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तुम उनकी किताब खरीद के लाओ, और महज 100 रुपये की किताब है ये। और हमने बताया कि देखो ALP विद्यार्थी एक सिंपल चीज़ बताते हैं, क्या कि परिवार एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है। परिवार क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है।
इस चीज़ को समझाने के लिए वो 3 तरह के ट्राइबल का उदाहरण देते हैं। एक देते हैं हो का, ये जो हो ट्राइबल है झारखंड का खेतिहर है, एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो हो का एग्जाम्पल देते हैं कि हो जो लोग हैं ना वो आपस में मिलजुल, सभी परिवार के सदस्य मिलजुल के खेती करते हैं। फिर देते हैं मालेर पहाड़िया, देखो हो आप कोल्हान है, फिर दूसरा है मालेर पहाड़िया, ये भी साहबगंज का ट्राइबल है, राजमहल का, तुम्हारा घर वहीं है ना। चलो अब ध्यान से रखना, ये मालेर पहाड़िया। देखो एंथ्रोपोलॉजी इज मोर अबाउट ट्राइबल, एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन, लेकिन मैन में भी हम दुनिया के सभी लोगों का स्टडी करते हैं। मतलब हम ट्राइबल सोसाइटी का भी स्टडी करते हैं, पीएन का करते हैं और मॉडर्न का करते हैं, लेकिन फोकस हमारा क्या है, ट्राइबल, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी आसान है। अब देखो क्या दुनिया में हजारों ट्राइबल हैं, क्या सभी को हम पढ़ेंगे? नहीं, हम ऑलवेज अपने पढ़ाई का जो है ना दायरा को लिमिट करेंगे। नॉलेज तो समुद्र की तरह है कि उतना नहीं, ऑलवेज हम सीमित करो कि क्या जानना है। ठीक है, ट्राइबल हम लोग का फोकस है, लेकिन ट्राइबल में भी किसको अब हम करेंगे कि वैसे ट्राइबल जिस पर नोटेड एंटरप्राइज ने काम किया हो, तो सीमित हो जाएगा। बहुत तो 40-45 ट्राइबल जान करके आप अच्छा नंबर ला सकते हो। नंबर लाना ट्रिक है। जैसे मैंने कहा ना कि ट्राइबल का हम स्टडी करेंगे, लेकिन किस ट्राइबल पर फोकस करेंगे? उस ट्राइबल पर फोकस करेंगे जो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस जिस पर काम किया हो। तो मालेर पहाड़िया पर एलपी विद्यार्थी ने काम किया। देखो और हर चीज़ आपको बताएंगे क्वेश्चन से। मालेर किसी भी ट्राइबल पर अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, आप क्वेश्चन का एनालिसिस करना। देखो किसी का बात मानने पर ध्यान मत दो। आसाराम बापू का क्लास ही नहीं है भक्ति पैदा करना। मैंने कहा तुमको कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य तुमको इंडिपेंडेंट बनाना है, तुम स्वतंत्र बनो सोचने में, ठीक है। सो रीजनिंग कैसे चलो आप, ये कि हम कह रहे हैं तो मानो, माने क्यों? अगर हमारी बात रीजनेबल है तो मानो, और नहीं रीजनेबल है तो मत मानो, है ना। तो विषय का जो रीजनिंग है, मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन। मैन में भी कौन किसको ऐसे ही करेंगे? ट्राइबल का। देखो ये 95 का क्वेश्चन है, मालर परसेप्शन ऑफ हैबिटेंट। किसी भी आप देखना क्वेश्चन, स्पेसिफिक ट्राइबल का नाम नहीं है, लेकिन किस पर क्वेश्चन है? ये मालर पहाड़िया पर। क्यों? क्योंकि इस पर एलपी विद्यार्थी जैसे वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है, ठीक है ना। इसलिए ट्राइबल ऑलवेज हम लिमिट करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी मैन का स्टडी करता है, दुनिया के सारे लोग का स्टडी करता है, लेकिन फोकस हमारा ट्राइबल है। अब ट्राइबल में हम लोग मात्र 30-35 ट्राइबल का स्टडी करेंगे बस। वो ट्राइबल जिस पर वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया, वो ट्राइबल जिस पर इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, जैसे डीएन मजूमदार, यूपी में लखनऊ में है डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थे डीएन मजूमदार। एलपी विद्यार्थी भी डीएन मजूमदार से पढ़े हैं। तो डीएन मजूमदार का जो वर्क है ना, वो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग छाट लेंगे। एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल का स्टडी करता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन, मैंने कहा ना कि फील्ड व्यू, हम उन ट्राइबल का करेंगे जिस पर लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया हो। सीमित हो गया, मैंने कहा कि ये बहुत तो 30-35 ट्राइबल, ठीक है। चलिए और हम आपको क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे, नहीं कि तुम मानो मत। जैसे तुमने देखा ना, ये कंसेप्ट किसका है? बुक व्यू फील्ड व्यू पर क्वेश्चन आया हुआ है एमएन श्रीनिवास का, जो हम आगे बताएंगे। तो आपको फील्ड व्यू पर ध्यान देना है। फील्ड व्यू मतलब वो समाज में ऑपरेट कैसे चलता है। अब हम बैक आ रहे हैं फिर क्वेश्चन पर, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, अब हम पुनः आ रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा है। देखो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन अगर ये है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, तो इस पर कई सारे डिफिनेशंस हैं। डिफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन। दूसरा डिफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस, और एंथ्रोपोलॉजी मिरर ऑफ मैन। मैंने कहा कि आप यूपीएससी का गाइडलाइन भी आंसर राइटिंग में
यूपीएससी का जो गाइडलाइन है उसको भी हम शुरू से ध्यान रखेंगे। यूपीएससी कहता है लेंथ नॉट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब अब हमको ये सोचना है, एनालिटिकल अप्रोच फॉलो करना है। मैंने कहा कि यूपीएससी में का उद्देश्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का चयन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है डिसीजन लेना, और वो डिसीजन अपने रीजनिंग के आधार पर लेता है, और उसका एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट है यूपीएससी। तो इसको एनालाइज करो आप कि भाई ये डिफिनेशन देखो, हर डिफिनेशन जो है ना, हर स्टेटमेंट आपका जैसे आदेश है। यूपीएससी ने पूछा कि भाई एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आपने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन। तो एवरी स्टेटमेंट जो आपका है वो समझो कि ऑर्डर है। ऑफिस का आइडिया होगा आपको, एक बार अगर किसी ऑफिस से ऑर्डर निकल गया तो वो ऑर्डर को मॉडिफाई ऑफिसर फिर नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको रीजन देना पड़ेगा। जैसे एफआईआर पुलिस करती है ना, तो सप्लीमेंट्री एफआईआर वो लिखने में तर्क देता है कि हमने इस आदमी पर एफआईआर किया था, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये आदमी की अपेक्षा ये आदमी जो है रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उसमें सप्लीमेंट्री कहता है। उसी तरह से यहाँ भी, मतलब अगर आपको पहला डिफिनेशन सही है, यूपीएससी कहता है कि भाई लेंथ नहीं, तो दूसरा फिर क्यों दे रहे हो, है ना। तो अगर दे रहे हो तो रीजनिंग दो कि क्यों, क्या कमी है इसमें, इसका शॉर्ट कमिंग है। जैसे मैंने कहा कि दूसरा हम सप्लीमेंट्री, अगर एक ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, लेटर नंबर से वो इशू हो गया ऑफिस से, तो दूसरा ऑर्डर वो दूसरा लेटर नंबर से नहीं दे सकता है, और करता है तो रीजनिंग के साथ करेगा कि हमने जो पहले ऑर्डर इस डेट में इस लेटर नंबर से निकाला है, उसमें ये शॉर्ट कमिंग है। इन द लाइट ऑफ दैट मैं अपना पहले का ऑर्डर बदल रहा हूं। उसी तरह से यहां भी देना होगा कि पहला डिफिनेशन में शॉर्ट कमिंग है, इसे दूसरा देना है। अगर दोनों सेम है तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां गाइडलाइन है कि लेंथ रेपिटेशन से, मतलब कभी भी सेम चीज मत लिखो। रेपिटेशन इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, है ना। आंसर में कभी भी सेम चीज लिख करके लेंथ मत बढ़ाओ। यूपीएससी का ये पहला गाइडलाइन है कि लेंथ नॉट कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम चीज रिपीट करके हम आंसर का लेंथ ना बढ़ाएं। वर्ड लिमिटेशन है आपको, ठीक है ना। तो हम एक एक करके डिफिनेशन को एनालाइज करेंगे कि भाई पहला क्या कहता है, दूसरा पहला में कमी क्या है, दूसरा उस कमी को कैसे दूर करता है ना, फिर तीसरा दूसरे कमी को कैसे दूर करता है। मतलब सबको हम एनालाइज करेंगे। मतलब पढ़ने का ये है, देखो आप सब नए बच्चे हो, एंथ्रोपोलॉजी इज ए न्यू ऑप्शनल फॉर यू। तो इसमें क्या करते हैं ना कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हम पूरा रट जाएंगे तो हमको अच्छा नंबर आएगा, लेकिन यूपीएससी का जो एग्जाम है वो टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, ये टेस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना। इसलिए यूपीएससी का जो पैरामीटर्स है आंसर का, वो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ये नहीं कि आज पहला क्लासेस है, पहला से लास्ट तक हम एक ही अप्रोच से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रॉम आंसर राइटिंग, फिर मैंने बताया कि भाई बीए एमए का जो नॉलेज है वो टेस्ट ऑफ नॉलेज है, ये टेस्ट मैच की तरह है, बुक व्यू का नॉलेज टेस्ट करता है ये। लेकिन यूपीएससी का जो है T20 टाइप का है ना, जहां वर्ड लिमिटेशंस हैं, है ना। तो आपको ये पैटर्न आपका पढ़ने का चेंज करना होगा। हो गया। चलिए अब हम फिर ये सब मिटाते हैं। अब कैसे इसका आंसर लिखेंगे वो अब हम फॉलो कर रहे हैं। यहां से हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। ये केवल आपको बताने के लिए ये सब बताया कि भाई आपका शुरू से ही आप अपना मोड ऑफ स्टडी चेंज करो। जो एमए का जो पैटर्न है पढ़ने का वो अलग है, वो टेस्ट ऑफ नॉलेज है। जो यूपीएससी का जो अप्रोच है वो टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, वो टेस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। क्लियर। चलिए, और अभी हम बता रहे हैं सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। तो पहला लिखो, देखिए द वर्ड
एंथोपोलॉजी हम लिखवाएंगे आपको इंग्लिश में और समझा देंगे अधिकतर हिंदी में, ठीक है। द वर्ड एंथोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स है ना। एंथोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स एंथ्रोपोस means man, human being, and ology means to study. So literally the word anthropology implies the study of man. However, in this literal definition, है ना, what about man to study? However, in this literal definition, what about man to study? Is not clear. है ना, what about man to study is not clear. ठीक है भाई, मैन का स्टडी हम और विषय में करते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, हम हिस्ट्री में करते हैं, आखिर है ना बायोलॉजी में करते हैं, आखिर एंथोपोलॉजी इज ए न्यू डिसिप्लिन। तो नई बात क्या है इसमें, व्हाट इज न्यू अबाउट मैन इन एंथोपोलॉजी? ये डिफिनेशन ये क्लियर नहीं करता है। ये डिफिनेशन सिंपली यही करता है कि एंथोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन। क्लियर? अब आ जाओ, अब दूसरा डिफिनेशन है हर्शकोविद का। ठीक है, हर्शकोविद ये अमेरिकन एंथोपोलॉजिस्ट हैं, हर्शकोविद। ये सही इसमें और तब देना है हर्शकोविद डेफिनेशन। हर्शकोविद का डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है एंथोपोलॉजी इज, शॉर्ट कर दे रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। एंथोपोलॉजी इज द स्टडी, आप पूरा लिखना, इज द स्टडी ऑफ मैन इन एंड हिज वर्क्स एंथोपोलॉजी द स्टडी ऑफ मैन, हम हाईलाइट करने के लिए इसको बड़ा लिख देना है। ठीक है, मैन एंड हिज वर्क्स, एंड ही क्लैरिफाइड दैट थ्रू दिस definition Hurskowitz clarified that anthropology studies man from biological, social, cultural, economic and political point of view. ये 5 पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लॉजिकल कैसे हुआ। ये पहला जो पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पारा रिलेटेड है सेकेंड पारा,
इसका जो शॉर्ट कमिंग था व्हाट अबाउट मैन टू स्टडी, है ना, ये सेकंड पैराग्राफ में क्लियर हो गया, है ना। यहाँ जो क्वेश्चन था व्हाट अबाउट मैन टू स्टडी, जैसे हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन पढ़ते हैं। इफ एंथ्रोपोलॉजी ए न्यू डिसिप्लिन, तो हम क्या पढ़ेंगे, हर्स्कोविथ ने इस शॉर्ट कमिंग को दूर किया अपने डिफिनेशन से। उसने कहा कि मैन का हम 5 पॉइंट से स्टडी करेंगे। ये जो हमारा शरीर है ये बायोलॉजिकल है, हम लोग मैरिज करते हैं, परिवार में रहते हैं, ये सोशल है, मैरिज फैमिली। हम लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, है ना, ये कल्चरल है। हम लोग लाइवलीहुड फॉलो मेंटेन करते हैं, ये इकोनॉमिक है। और समाज के नियमों को हम मानते हैं, ये पॉलिटिकल है। तो मानव जीवन का ये 5 डायमेंशन है, दीज आर द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर्स्कोविथ ने ये क्लैरिफाई किया अपने डिफिनेशन से, क्लियर। लेकिन हर्स्कोविथ का डिफिनेशन में भी शॉर्ट कमिंग है। देखिए, हाउएवर हर्स्कोविथ डिफिनेशन हैज आल्सो ए शॉर्ट कमिंग। हाउएवर हर्स्कोविथ डिफिनेशन has also a shortcoming in that है ना, it is silent, that definition is silent about the study of man, of man, of whence and where। भाई ठीक है, हम स्टडी करेंगे, लेकिन वेंस मतलब केवल जो लिविंग है, जो लिविंग ह्यूमन है, लिविंग ह्यूमन केवल उन्हीं का करेंगे, और पास्ट एंसेस्टर किसका करेंगे। तो ये डिफिनेशन में क्लियर नहीं है। ये सिंपली कहा कि हम 5 एस्पेक्ट से करेंगे, बट मैन ऑफ प्रेजेंट और मैन ऑफ पास्ट इस पर साइलेंट है। सेकेंडली, 2 क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड इन हर्स्कोविथ डिफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम एंथ्रोपोलॉजी में पीपुल ऑफ इंडिया करेंगे या पीपुल ऑफ वर्ल्ड करेंगे, है ना। ये पीपुल कहाँ स्टडी करेंगे, इंडिया और वर्ल्ड। तो ये 2 क्वेश्चन, दिस 2 क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड इन हर्स्कोविथ डिफिनेशन, क्लियर। चलो हम तीसरा डिफिनेशन शुरू करेंगे, लेकिन तीसरा डिफिनेशन के पहले कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे। कॉमर्शियल ब्रेक का मतलब आप सुने हो ना, कॉमर्शियल ब्रेक लेता है, न्यूज में बोलता है। कॉमर्शियल ब्रेक का मतलब ये हुआ कि हम फिर आएंगे थर्ड डिफिनेशन पर, लेकिन आप एक बिगिनर हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं, आपको आंसर राइटिंग भी करना है ना, तो बिगिनर के रूप में हम छोटी छोटी बात पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। बिगिनर के रूप में अब आपने जहां लिखा है ना, उसको आप इस तरह से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। हम थर्ड डिफिनेशन पर यहां से आएंगे। थर्ड डिफिनेशन जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे यहां से, लेकिन हम यहां पर कॉमर्शियल ब्रेक में का मतलब ये हुआ कि ये 2, देखो आपको ये 2 शब्द है हर्स्कोविथ का डिफिनेशन में, मैन और दूसरा है वर्क्स। ये ए और बी 2 शब्द का यूज किया। बाय दिस 2 वर्ड्स मैन एंड वर्क्स, हर्स्कोविथ ने बताया 5 डायमेंशन, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो एज ए बिगिनर आपको ये छोटी छोटी बात भी जानना चाहिए, एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको हम क्लास में ही वो बातें बताएंगे जो आपको जानना है, लिखना नहीं है। मतलब आंसर का पार्ट उसको नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, जैसे एज ए बिगिनर इसको हम रफ में लिखेंगे और इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। आंसर का पार्ट इसको हम नहीं बनाएंगे। जैसे मैन, मैन का मतलब हर्स्कोविथ ने जो मैन वर्ड यूज किया, मैन मीन्स, देखो मैन, तो लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन इज ए बायोलॉजिकल बीइंग। देखो पहले रटने की अपेक्षा सोचना ज़्यादा, ठीक है।
मैन, आप लिखते जाओ सब। जैसे मैंने कहा कि इसको आंसर का पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। थर्ड डिफिनेशन हम यहाँ जब ये ख़त्म करेंगे ना, तो थर्ड डिफिनेशन हम यहाँ शुरू करेंगे और इसको आंसर का पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लिखो, मैन का हर्षगोविंद यूज द वर्ड मैन, एंड बाय मैन वो क्या मीन करते हैं कि बी, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, एक बायोलॉजिकल बीइंग है, और बायोलॉजिकल बीइंग के रूप में हमारी ये तीन आवश्यकताएं हैं, हंगर, थ्रस्ट और सेक्स। अब सोचो, एज ए बायोलॉजिकल बीइंग, क्या ह्यूमन चाइल्ड, जैसे जानवर के जो न्यू बॉर्न है, जैसे गाय का बच्चा है या हाथी का, जो भी डॉग कुत्ता का बच्चा है, वो जस्ट आफ्टर बर्थ वो स्टैंड करके माँ का दूध पीना शुरू करता है, स्टार्ट सकिंग मिल्क ऑफ मदर। लेकिन ह्यूमन चाइल्ड बहुत हेल्पलेस होता है, ही इज सो हेल्पलेस दैट ही कैन नॉट सर्वाइव अनलेस हेल्प बाई अदर्स, है ना। तो ये बायोलॉजिकल बीइंग के रूप में मैन इज नॉट सफिशिएंट। ये जो बायोलॉजिकल नीड्स है, जैसे आप हंगर थ्रस्ट तो पूरा कर भी सकते हो, विदाउट कंपेनियनशिप सेक्स की पूर्ति नहीं की जा सकती है ना। यू कांट सेटिस्फाई सेक्स विदाउट अदर कंपेनियनशिप, है ना। चलो, अब ये जो बायोलॉजिकल नीड्स है, दिस इज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। हम बायोलॉजिकल बीइंग हैं, बायोलॉजिकल बीइंग के रूप में वी आर नॉट सफिशिएंट। तो फिर आपको दूसरा वर्ड हर्षगोविंद ने क्या यूज किया, बॉक्स। देखो, बी है ना ए गुड थिंकर। सोचो, वर्क्स का मतलब क्या है कि मानव ने सबसे पहले बाद में क्या बनाया, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो, लाइफ या इंस्टीट्यूशन। क्या बनाया उसने, मैरिज, फैमिली, किनशिप। ये क्या है, ये सोशल लाइफ है। अब क्वेश्चन पूछो, वाई सोशल लाइफ, सोशल लाइफ क्यों बनाया, क्या आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बताया यार तुम, है ना। ये देखो भाई, ये लड़का बताया, ये बहुत हद तक सही, बहुत सही बताया कि ये वाई सोशल लाइफ, है ना। आंसर क्या होगा, वाई सोशल लाइफ आंसर है टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स। ये जो बायोलॉजिकल नीड्स है ना। देखो, आज का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, आगे भी यही हम पढ़ाएंगे, लेकिन आगे हम थिंकर्स थॉट पढ़ाएंगे आपको। तो ये बताएंगे कि ये बात किसने कहा है, मालिनोव्स्की ने। मालिनोव्स्की 1920 के लगभग में थे, और हर्षगोविंद ने जो परिभाषा दिया ना, वो 50 के लगभग में दिया। तो मालिनोव्स्की की बात प्रचारित हो गई थी। तो आज का हर बात पर ध्यान देना, एंथ्रोपोलॉजी में हर बात रीयूजेबल है। मान तुमको लगेगा बाद में ना कि हम बुद्धू तुमको बना रहे हैं, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा, और हम वही बात को कई जगह, जैसे शुभांक मिश्रा 85 रैंक कानपुर के हैं, तो उनका वीडियो देखना, उसने कहा है कि सर की खासियत है ना कि 25 केस स्टडी है ना, तो उसको 100 जगह यूज करके आपको बताएंगे। एक ही डाटा को कई जगह, साइंस है होलिस्टिक। अरे साइंस में एक ही फार्मूला का तुम 10 जगह यूज करते हो ना, तो आप तो उस समय बहुत होता है कि लड़का बहुत तेज है, वो एक ही फार्मूला से यूज करके और सोल्व कर दिया। तो जो लड़का फार्मूला का सोल्व करके 10 क्वेश्चन बनाता है तो कहते हो कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आर्ट्स जब पेपर है तो इसमें क्या हम बोध हो जाएंगे। इसलिए मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो करो, जो मोदी जी कहते रहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। डाटा कम, उसका यूज ज़्यादा, और दिस इज क्रिएटिविटी, यही क्रिएटिविटी है। जैसे बाजार से हम पोटैटो लाते हैं ना, आलू, तो उसका क्या बनाते हैं, उसका भुजिया बनाते हैं, चोखा बनाते हैं। बिहार यूपी में चलता है ना भुजिया, बचका, चोखा। मतलब यही क्रिएटिविटी है। सेम डाटा का
हम उससे कई तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके यूपीएससी की तैयारी में। और हम इसको ज़्यादा सिखलाएंगे आपको। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि कितना मतलब, एक शुरू में जब 16 में हम आए थे तो एक लड़की हरियाणा की थी ज्योति, वो परीक्षा के कुछ दिन पहले एक बैग लाई अपना झोला में, बोली कि सर ये पूरा देखिए ना हम पढ़े हैं, आंसर नहीं, और रोने लगी। उसके आँख मतलब वो सा टीयर्स रोलिंग हर चीक्स, और हम मुस्कुरा रहे थे। बोली सर हम रो रहे हैं और आप फंस रहे हैं। तो हम बोले भाई देखो, डॉक्टर पेशेंट से आई कर लेगा तो इलाज क्या करेगा, हम तो जान रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम हैफाजात 10 से कलेक्ट कर ली और उसको रिलेवेंस पता ही नहीं है। और 1 महीना के बाद एक दिन क्लास में मुस्कुरा रही थी, तो हम बोले कि तुम मुस्कुरा रही, कैसा लगा क्लास, बाद में पूछे तो आप देखे नहीं सर क्लास में हम हंस रहे थे। और वो इंटरव्यू तक गई, फाइनली नहीं हुआ क्योंकि बहुत लेट आई थी। तो एक तरह से डाटा का ऑर्गेनाइजेशन है ना, सीखना जरूरी है। और हम एक ही डाटा को कई जगह कई कंटेस्ट में यूज करेंगे। सो बी ए गुड थिंकर। यूपीएससी रिक्वायर नॉट ए गुड लर्नर, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो, देखो बायोलॉजिकल बीइंग हम लोग हैं, बायोलॉजिकल हमारी नीड्स है। अन ऑर्गेनिज्म के तरह, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग अपने बायोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बनाया, सोशल लाइफ। क्लियर हो गया? अब आ जाओ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ भी जो है ना, देखो सोशल लाइफ पर सोचो आप, ये मंकी जो है ना और मैन दोनों में अंतर है ना। मैन मंकी क्या अंतर है? मंकी में अगर इसका सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ इसका भी है, सोशल लाइफ मैन का है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर ये बायोलॉजिकल नीड्स है, इसका बायोलॉजिकल नीड्स मतलब अगर 20 बनाना दोगे, बनाना 5 मंकी है, क्या अंतर होगा? क्या ये लोग बांट के खाएगा? जो डोमिनेंट होगा अल्फा मंकी टाइप, वो सब कैप्चर कर लेगा और बाकी दूर में बैठ के देखते रहेगा, है ना। लेकिन ह्यूमन में हम क्या करेंगे, 5 अगर हम हैं तो हम इसको और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मंकी और मैन में अंतर ये है कि यहाँ नो रूल, यहाँ रूल नहीं है, मतलब यहाँ कल्चर नहीं है। और हम लोग में क्या है, रूल है। हम लोग हर काम रूल के अनुसार करते हैं, कल्चर के अनुसार करते हैं। आप मेट्रो भी जाते हैं तो कहा जाता है ना, लाइन से आइए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल इज डिफरेंस ऑफ कल्चर, डिफरेंस ऑफ रूल। समझ गए? जानवर और मैन में एक ही अंतर है कि हम लोग सब काम, आपको बायोलॉजिकल नीड्स पूरा करना है, ठीक है, हंगर पूरा करना है, खाना है, लेकिन आप खाएंगे, अगर हिंदू हैं तो गाय का मांस नहीं खा सकते हैं। आपको खाना है, लेकिन क्या खाना है, कैसे खाना है, ये कल्चर डिसाइड करता है, रूल डिसाइड करता है, ठीक है। तो मैन ने क्या बनाया फिर, मतलब सोशल लाइफ भी सफिशिएंट नहीं है, सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या बनाया गया, कल्चरल लाइफ, है ना। ये फिर क्या बनाया गया, कल्चरल लाइफ। देखो, और कल्चरल लाइफ का मतलब क्या है, देखो कल्चरल इंस्टीट्यूशन बनाया, या कल्चरल लाइफ कहो या इंस्टीट्यूशन कहो, इसमें आता है रूल। देखो कल्चर का अगर आपको बताया ना कि कल्चर पर मोर देन 300 डिफिनेशन है, 300 डिफिनेशन, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कल्चर का मतलब हम रखेंगे, है ना, ये कल्चर का मतलब हम रखेंगे रूल से। और रूल जो है ना कई तरह का है। रूल में रिलीजन भी है, रूल लॉ भी है, टेबू भी है, टेबू कस्टम, सिलेबस में है ना टेबू और कस्टम, ये सब रूल है।
नेचर इनका क्या हुआ, नेचर डिफरेंट, लिख लो नेचर, हम समझा देते हैं तो एकदम अब डिफरेंट, फंक्शन सेम। देखो आपको नेचर डिफरेंट फंक्शन सेम का मतलब है, आप इस एग्जाम्पल केमिस्ट्री में देखे होंगे, ये है ठोस, है ना, कोयला, किरोसिन और इंडियन गैस, क्या नेचर डिफरेंट है ना इनका, नेचर डिफरेंट, फंक्शन सेम है कि नहीं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, नेचर इनका डिफरेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन सब क्या है, फ्यूल है ना। उसी तरह से कल्चर का रूल जो है ना डिफरेंट है, रिलीजन। देखो मैंने कहा ना कि हम लोग को फील्ड व्यू पर ध्यान देना है। अब और एग्जाम्पल देंगे, बहुत कल्चर हम पढ़ाएंगे आपको 8-9 घंटा, कल्चर एंड थ्योरी का बहुत सेंट्रल कंसेप्ट है, लेकिन समझो ये रूल है अभी के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपको प्यास लगती है तो आप जूस पी लेते हो, प्यास लगती है आप कोका कोला पी लेते हो, देहात में यूपी जाओगे तो शरबत देते हैं लोग कि अच्छा प्यासे हैं चलिए आप गुड़ खाइए, थोड़ा पानी पीजिए, या शरबत पीते हैं, तो आप उसको जूस, शरबत, कोका कोला, ये तीनों ड्रिंक, ये सभी ड्रिंक्स हैं, ये ड्रिंक्स है, नाम डिफरेंट है इनका। इसको हम कोका कोला कहते हैं, इसको हम शरबत कहते हैं, है ना, इसको हम जूस कहते हैं, कंसेप्ट अलग अलग है बट पर्पस एक है, क्या, टू क्वेंच थर्स्ट, प्यास बुझाना। उसी तरह से ये आपको लिखते हैं इधर अलग अलग है। देखो ये सब रूल है जो मैंने बताया ना, रूल। यहाँ नहीं लिखें तो फिर जगह ही नहीं है, इधर हटा दो। अब दिखाई पड़ा, चलो हो गया, पढ़ो। देखो ये रूल है, ठीक है, ये रूल को अब डिपेंड करता है कि किस रूल को हम क्या कहेंगे। ये नेचर ऑफ पनिशमेंट क्या है, नेचर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट फ्रॉम होम, ये पनिशमेंट फ्रॉम होम। ऑलवेज सोचना सीखो आप, अगर पनिशमेंट सुपरनेचुरल से मिलता है, सुपरनेचुरल, तो ऐसे रूल को बोलते हैं टेबू। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, कहा जाता है जूता चप्पल नहीं, सो आप, है ना, कीप ऑफ योर शूज। आप मंदिर जाने के पहले आपको जूता निकलवा दिया जाता है ना, तो शू निकाल के आप आइए, ये आपका क्या हो गया, टेबू। क्यों, पनिशमेंट उसमें मिलता है सुपरनेचुरल से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेबू। लेकिन अभी कोविड में आप मास्क पहनना गवर्नमेंट का एक तरह से डिसीजन था, अगर उसको वायलेट करेंगे तो पनिशमेंट किससे मिलेगा, पुलिस वाले आपको चालान काट देंगे। तो अगर पनिशमेंट, ये रूल है, और अगर पनिशमेंट पब्लिक ऑथोरिटी से मिलता है तो ऐसे रूल को बोलते हैं लॉ। लॉ भी रूल है, लेकिन इस रूल में पनिशमेंट किससे मिलता है, पब्लिक ऑथोरिटी से। जो सरकार ने जिसको ऑफिसर बहाल कर दिया है वो लोग आपको चालान काट देते। और अगर पनिशमेंट सोशल क्रिटिसिज्म मिलता है, अगर रूल है और ये रूल में आपको पनिशमेंट मिलता है सोशल क्रिटिसिज्म, तो ऐसे बोलते हैं कस्टम। जैसे मान लो किसी बच्चे को इंटरव्यू देना है ना, दिल्ली में रह के पढ़ रहा था और उसको इंटरव्यू देना है, दादाजी का डेथ हो गया, है ना। अब लड़का सोचता है कि थोड़ा अगर बाल कटा लेंगे तो लुक थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, चलो इंटरव्यू है, ठीक है। परिवार वालों को कहता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो परिवार वाले कहेंगे जाओ भाई तुम्हारा करियर का बात है तो माथा मत बढ़ाओ। लेकिन अगर दिल्ली से वो गांव जाता है और डिस्पाइट डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर अगर माथा मुंडन नहीं कराता है, तो बगल के पड़ोसी क्या कहेंगे, दिल्ली में जाके बड़ा मॉडर्न हो गया है, देखिए ना बाल नहीं कटाया। तो एक क्रिटिसिज्म उसको सुनना पड़ेगा, उसको ऐसा नहीं है कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन ही हैज टू फेस सोशल क्रिटिसिज्म। इसको बोलते हैं कस्टम। चूंकि वो कस्टम जो चला आ रहा है ना, समथिंग हैबिचुअल, जो चीज़ हम करते आ रहे हैं
उस चीज़ को नहीं मानता है तो सोशल। समझ गए ना तीनों रूल में अंतर, बट दे आर ऑल रूल्स। इस सब का पर्पस क्या है? सबका फंक्शन है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना। देखो कम जानो और स्पष्ट जानो, यूपीएससी के लिए ये बहुत जरूरी है ना। अगर वाई कल्चर और रूल, तो एक ही कहो, टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सोसाइटी। उसका पर्पस है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना। जानवर और आदमी में एक ही फर्क है कि आवर लाइफ इज ऑर्गेनाइज, जानवर का लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होता है। अब आइए फिर हम अब इसको करें। फिर मानव ने इकोनॉमिक लाइफ बनाया, इकोनॉमिक लाइफ इंस्टीट्यूशन, या फिर पॉलिटिकल बनाया। तो देखो ये 5 है। देखो बायोलॉजिकल हो गया एक, ये सोशल 2, तीसरा ये चौथा अपच। तो ये बाय यूज ऑफ दिस वर्ड मैन एंड वर्क्स, हर्स्कोविच ने ये बताया कि मैन का स्टडी हम 5 पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। क्लियर? अब इस कॉमर्शियल ब्रेक को हम बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम दिखाने के लिए आपको बताएं। इस रफ को आप यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर इज नॉट नोविस लाइक यू। आपको छोटी छोटी बातें भी जानना है, लेकिन लिखना है वहाँ लॉजिकल। मतलब आपको ये दिखाना है कि सेकेंड पारा से थर्ड पारा रिलेटेड होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब यही है कि आपका ऊपर का लाइनिंग और नीचे का लाइन जो लिखे हो ना, सब में एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। चलो अब हम थर्ड डिफिनेशन आ रहे हैं। ये डिफिनेशन हिस्ट्री का है और एंथ्रोपोलॉजी में देखो थर्ड डिफिनेशन क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस। स्टेट्स दैट या सेज दैट, जो भी सिंपल लैंग्वेज करो, बोल चाल की भाषा, एवरीडे लैंग्वेज यूज करें आप। स्टेट्स दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज present human as well as past human ancestor। और ये पास्ट ह्यूमन एंसेस्टर कौन है? आपके सिलेबस में इसका नाम है फॉसिल मैन। ये फॉसिल मैन, जैसे देखो स्टडी ऑफ मैन, तो स्टडी ऑफ मैन का मतलब है कि हम जो स्टडी ऑफ मैन का मतलब है कि हम लोग लिविंग ह्यूमन का तो करेंगे ही, जो जीवित हम लोग हैं और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पास्ट एंसेस्टर्स, ये फॉसिल मैन हमारे पास्ट एंसेस्टर्स हैं, हम उनका भी स्टडी करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था मैन ऑफ वेन्स, ये इसका आंसर हो गया ना। तो ये भी लॉजिकल हो गया। लॉजिकल का बराबर ध्यान रखना कि ऊपर के लाइनिंग और नीचे के लाइनिंग में कोहेरेंस होना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसका है ना, सेकेंडली एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज people across the world। मतलब हम दुनिया के सभी लोगों का सही करेंगे। देखो तुम्हारे सिलेबस में दिया है एल्टीट्यूड रीजन, है ना, 9.8 में। तो जो लद्दाखियन हैं, जो एंडियन है, मेक्सिको के, पेरू के, तो लद्दाख के जो पॉपुलेशन हमारा है बहुत ऊंचाई पर रहता है, उनको भी पढ़ेंगे हम। अंडमान में जो रहता है उसको भी पढ़ेंगे। कभी आप बुशमैन ऑफ अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे, चूँकि डेजर्ट इलाके के बारे पढ़ना है। कभी स्कीमों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बी स्टडी पीपुल इन डाइवर्स इन्वायरमेंट।
ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट कमिंग है इसका, बट दिस डिफिनेशन इज ऑल्सो, देखो, बट दिस डिफिनेशन ऑल्सो हैज सम कमिंग, has a shortcoming in that anthropology is not history. Anthropology is not history. एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री नहीं है ना। देखो कैसे, देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन in time and space, only culturally, not biologically. Only culturally, not biologically. देखो, आपको इवोल्यूशन, प्राइमेट, फोसिल ये सब नहीं पढ़ना है हिस्ट्री में, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना है कि हम मानव कहाँ से आए, है ना। क्या हम लोग गॉड के द्वारा बनाए गए या प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है। तो आपको लेमार्क, डार्विन ये सब का सिद्धांत पढ़ना है जो बताएगा कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब एंथ्रोपोलॉजी में अब आ जाओ। हिस्ट्री में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का स्टडी नहीं किया जाता है। लिखो, एक्चुअली anthropology is the only discipline which studies man in time and space, which study man in time and space, biologically as well as culturally. हम बायोलॉजिकली भी करते हैं और कल्चरली भी करते हैं, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज रूटेड इन बायोलॉजी एंड कल्चर बोथ, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज रूटेड इन बायोलॉजी एंड कल्चर बोथ, ठीक है। जैसे बायोलॉजी, देखो ये जो हमारा पता है ना कि हम लोग का जो बॉडी है ये 50% जीन मदर से एंड 50 फ्रॉम फादर से आता है, तो ये बायोलॉजिकल है। लेकिन ये जो कपड़ा है ना, जो हम पहने हैं, ये कपड़े जो हैं वो हमें मानव कहलाने का अधिकार देता है। इट इज़ कल्चरल थिंग्स दैट इंटाइटल यू टू बी कॉल्ड ह्यूमन, है ना। नहीं तो वी आर इक्वल टू एनिमल्स। तो ये जो कल्चरल रूल जिसको हम फॉलो करते हैं, वी आर कल्चरल बीइंग, हम एक कल्चरल बीइंग हैं, बायोलॉजिकल बीइंग केवल नहीं है। हम बायोलॉजिकल बीइंग के साथ साथ कल्चरल बीइंग है, इस बात को बराबर ध्यान रखना। देखो अभी इस साल का क्वेश्चन भी है, बहुत से लड़के कहते हैं कि सर बायोलॉजी हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारा जो आप देख रहे हो 9.8 टॉपिक होगा या 9.7 होगा, ह्यूमन जैसे इवोल्यूशन, ये तो 1.3 में ही है या 1.4। ह्यूमन इवोल्यूशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन, है ना। इस साल का क्वेश्चन है 2020 का कि बायोकल्चरल अप्रोच इज हॉल मार्क ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अप्रोच इज हॉल मार्क ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सारे लड़के सोचते हैं ना कि एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजी है। ये बात ध्यान रखो, आप क्वेश्चन को ही देखो। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी केवल बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल का हम कल्चर से जोड़ के स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी में नहीं है, जूलॉजी में हम स्टडी नहीं करते हैं कल्चर को, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में जो बायोलॉजिकल इश्यूज है उसको हम कल्चर के कंटेक्स्ट में ही जोड़ के स्टडी करेंगे। एक टिपिकल एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मेटिंग, जेनेटिक्स का सबसे, आप लोग समझते हो ना कि एंथ्रोपोलॉजी नॉट बायोलॉजी,
आपको ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ना है। देखो बायोलॉजी में हम केवल जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स अगर टर्म केवल है तो ये बायोलॉजिकल है ना, ये बायोलॉजिकल है। जैसे अब प्लांट में, एनिमल में ये जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्स, मेटिंग। मतलब मेटिंग जो है ना, जेनेटिक्स में सबसे क्रूशियल जो चीज़ है वो है मेटिंग। जानवरों में जो मेटिंग होता है, प्लांट में जैसे हमारे यहाँ हाइब्रिड, गेहूं आया व्हीट, हाइब्रिड हमारे यहाँ काऊ का हुआ, और इससे चलते गुजरात में क्या आया है ना, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, मतलब दूध का रिवोल्यूशन हुआ। व्हीट में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। तो इसमें किसी को नाराजगी नहीं है, क्योंकि मेटिंग इन प्लांट और एनिमल केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स इज नॉट सिंपली बायोलॉजिकल, वो आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, मॉलिटी जुड़ा हुआ है। आप जैसे मैंने कहा कि व्हीट पैदा कर दिए हाइब्रिडाइजेशन से, हमारे यहाँ इंडियन गाय का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, मिल्क कंटेंट कम है, तो बाहर के बुल से फर्टिलाइज कराया गया और दूध कंटेंट बढ़ाया गया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दूध अमूल आ रहा है पीने के लिए, सब लोग दिल्ली में ही उसको पी रहे हैं, है ना। लेकिन आप ह्यूमन के में नहीं कह सकते हैं कि भाई 2 आदमी मेटिंग करो ताकि हमको ह्यूमन रेस एक अच्छा पैदा करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेटिंग इन ह्यूमन इज बायोकल्चरल, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जीन का जो असॉर्टमेंट होगा, ये सब होगा मेंडल्स लॉ के अनुसार होगा। मदर एंड फादर से जो जीन आएंगे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन वो कल्चरल फैक्टर भी है उसमें। मॉरलिटी, इथिक्स, ये सब भी मेटिंग को डिटरमिन करता है। कहाँ आप शादी करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, डिपेंड्स अपॉन कल्चर। इसलिए ह्यूमन जेनेटिक्स इज बायोकल्चरल, प्योर बायोलॉजिकल नहीं है। समझ गए ना। इसे जिनको बायोलॉजी नहीं है उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जामिनर एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहेगा, बायोलॉजिस्ट नहीं रहेगा। और ह्यूमन लाइफ इज रूटेड इन बायोलॉजी एंड कल्चर। इसे बायोलॉजिकल टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना, वहां भी कल्चर की बात करना है। ज़्यादा नंबर मिलेगा जब बायोलॉजिकल टॉपिक में हम कल्चर की बात करेंगे, और कल्चर टॉपिक में भी हम बायोलॉजिकल बात करेंगे। ठीक है। और जैसे से आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, ये सब हम क्वेश्चन में दिखाएंगे कि हम नहीं कह रहे हैं, देखो तुम्हारा क्वेश्चन ही ऐसा है। एक भी बात हम ये नहीं करेंगे, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन कैसे आया है। आप क्वेश्चन देखना, पूछा है कल्चरल रूल जीन पूल को कैसे प्रभावित करता है। ये तो 20 का क्वेश्चन 21 का है ना। अब 20 का क्वेश्चन पूछा है मैरिज रूल से कैसे जीन पूल को प्रभावित करता है। तो मतलब बायोलॉजिकल में हम कल्चर की बात भी करेंगे। ये हमारा बायोकल्चरल अप्रोच है। क्लियर। इससे बायोलॉजी वाले को डरने की जरूरत नहीं है। नॉन बायोलॉजी वालों को, बायोलॉजी वाले थोड़ा वो हैपील फील करेंगे क्या ऐसी, तो हम जानते हैं। आगे बढ़ें। तो हमने बताया कि अब लास्ट आ जाओ, लिखिए 3 डिफिनेशन का हमने एनालिसिस कर दिया। अब लिखिए कि सीन्स एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम अब चौथे की बात कर रहे हैं। सीन्स एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो क्लूखोन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सो क्लूखोहन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्लूखोहन हैज राइटली रिमार्क्ड एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर ऑफ मैन। Anthropology is the mirror of man. क्लूखोन ने क्या कहा है? मिरर, आईना है ना, मिरर ऑफ मैन। क्लूखोहन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, KLUKHOHN। क्लूखोहन has rightly remarked एंथ्रोपोलॉजी इज मिरर ऑफ मैन। एंथ्रोपोलॉजी जिस तरह से मिरर रिफ्लेक्ट योर फेस, मिरर के सामने आप खड़ा होंगे तो आपका इमेज रिफ्लेक्ट करेगा। एंथ्रोपोलॉजी रिफ्लेक्ट द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी।
ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म। मतलब आप कभी कालाहारी का जो बुशमैन है, बुशमैन का फोटो देखोगे आप, वो केवल यहाँ कमर में प्राइवेट पार्ट खाली ढकेगा और बिल्कुल, अब आप उसको देख के लगेगा कि अरे ये तो आदमी है ही नहीं, कपड़ा नहीं पहनता है। एंथ्रोपोलॉजी ये बताता है कि जिस आदमी को आप स्टडी करते हो उसके पूरी परिस्थिति को देखो आप, है ना। आप पूरी परिस्थिति को देखेंगे आप तो रेगिस्तानी इलाका है, बहुत गर्मी है, पसीना बहुत चलता है। आप पैंट शर्ट पहन के जाओगे यहाँ से, आधे घंटे के अंदर आपका सब भीग जाएगा पसीना से। अब क्या करेंगे आप, पानी भी नहीं है, कपड़ा साफ करेंगे तो आप भी उसी लंगोटी में हो जाएंगे आप, है ना, जैसे बुशमैन वहाँ रहता है। तो एंथ्रोपोलॉजी आपको बताता है कि दूसरे लोगों को आप उसके कंटेस्ट में देखो आप, और तब आपको लगेगा कि उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो सही है। ठीक है, आप दूसरे को देख के हंसेंगे नहीं, उसके साथ हंसेंगे, ये एंथ्रोपोलॉजी आपको सिखलाएगा। डोंट लाफ एट अदर बट लाफ विथ अदर्स। क्योंकि दूसरे को हम जनरली देखते हैं ना तो हम लोग बायस हो जाते हैं, अजीब आदमी है ना, इनको जीने का तरीका नहीं मालूम है। यूजुअली हर लोग हेट करते हैं दूसरे से, हम लोग दूसरे से, हर आदमी हेट करता है, ये जीना नहीं जानता है, ऐसा तरीका। एंथ्रोपोलॉजी आपको सिखाएगा कि हर आदमी अपने इन्वायरमेंटल कंटेस्ट में, वहाँ जो उस परिस्थिति में सही है, क्योंकि वो अपने, अब लद्दाखियन जो लोग रहते हैं बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो उनका जो चेस्ट प्रोपोर्शन है ना ये बहुत डेवलप होता है, हाथ पैर उतना डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो हर का बॉडी बिल्ड जो होता है, एस्किमो लोगों को देखोगे आप तो उनका एकदम मोटे थपके टाइप के होंगे वो, है ना, स्मॉल बॉडी बिल्ड। क्यों होते हैं, क्योंकि बर्फीले प्रदेश में रहते हैं ना, उनका सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है ताकि हीट प्रिजर्व रहे, है ना। और बुशमैन का देखोगे तो वो छोटा कद का है, नाक चौड़ी है, रंग काला है, क्योंकि वो रेगिस्तानी वातावरण में, डेजर्ट इन्वायरमेंट का एडेप्टेशन है वो। तो एंथ्रोपोलॉजी आपको सिखलाएगा कि बायोलॉजिकल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस जो है लोगों में, वो इन्वायरमेंट के एडेप्टेशन से है और वो सही है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी मिरर ऑफ मैन है। दुनिया में अलग अलग रंग रूप में लोग रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी आपको इन सब के बारे में एग्जिबिट कराता है, दिखाता है, इसलिए ये मिरर ऑफ मैन है। लास्ट में आप अपना कंक्लूजन लिखें। हम देखो, हमने आपको ये बताया इस बिगिनिंग क्लास से कि आप भी इसी तरह से डिफिनेशंस किताब में रहेगा। जैसे आप और भी टॉपिक पढ़ोगे ना तो बहुत सारा डिफिनेशन दे देगा, तो आप उसको रटना मत शुरू करना। आप उसको पहला डिफिनेशन देखना कि उसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज इन द फर्स्ट डिफिनेशन। क्या सेकंड डिफिनेशन सेम है, अगर सेम है तो क्यों लिखेंगे उसको, क्योंकि कंटेंट लेंथ नहीं बढ़ाना है। मतलब हमको अगर दूसरा डिफिनेशन भी सेम है तो उसको नहीं लिखना है। फिर हम किस पर आएंगे, तीसरा पर, उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या ये पहला दोनों से ये अलग है, तभी हम उसको लिखेंगे। मतलब सिमिलर थिंग्स शुड नॉट बी रिटन। यूपीएससी में सेम चीज लिख करके लेंथ बढ़ाना हाईली ऑब्जेक्शनेबल माना, क्योंकि आपको देखो ना बर्ड लिमिटेशन है ना, इसलिए सेम एनालिटिकल आपका आंसर होना चाहिए, रिपीटेशन सेम चीज का नहीं होना चाहिए। ये बराबर आंसर राइटिंग का ये बहुत क्रूशियल पार्ट हो गया। आज पहली क्लास से ही आपको ये स्पष्ट कर दिया। और लास्ट में क्या करोगे, एक अपना कंक्लूजन देंगे हम। देखिए, इन कंक्लूजन वी कैन से anthropology is a study of man is holistic कर दो, anthropology is holistic study of man across the world है ना। बस इन टाइम एंड स्पेस भी दे सकते हो, है ना।
इन टाइम एंड स्पेस कर दूं। मतलब हम आज के भी लोग का होल चीज सही करेंगे। नहीं, अब वक्त से लिखने की जरूरत नहीं। अरे वो तो हर्स्कोविक का वर्डिंग है ना। हर्स्कोविक का डेफिनेशन है कि उसने मैन एंड वर्क्स वर्ड यूज किया। हाँ, डिफिनेशन आए तो अब आए, हमने एनालाइज किया ना, यह तो आपका उसका एनालिसिस हो गया ना। ठीक है, अब उस पर हमको ये नहीं करना है, वो बहुत प्रचलित हो गया विभाग विषय में। क्लियर? मतलब पर्टिकुलर हर्स्कोविक के बारे में पूछेगा तब वैसा लिख अब हर्स्कोविक के बारे में पूछेगा ही नहीं, तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, एकेडमिक नहीं है, समझ गए ना। ये हमको सारे का व्यू दे देना है। और एक चीज जान लो, कोई इन्फॉर्म आंसर का ऐसा नहीं होता है। ये सोशल साइंसेस में हमने जो आंसर लिखाया वो एक वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटिंग है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें रिजिड नहीं होना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें अलग अलग तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर? तो आज हम बताए सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज। कल बताएंगे फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशंस, कैसे सब्जेक्ट शुरू हुआ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, है ना। और फिर बताएंगे मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव बता देंगे। इसके बाद हम सिलेबस पर आएंगे, यानी तो कल हम स्कोप आपको बता देंगे कि हम इसमें कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक, अच्छा लगा आप लोगों को क्लास? चलो ठीक है, थैंक्स। अब चीज़ें बंद कर दो इसको लेक्चर। बंद कर दो यार, इंड कर दो। अब दे दिया भी नहीं इनको।